नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड जी के पॉइंट पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं आसान और शानदार तरीके से समझाई गई शिक्षाप्रद वीडियो। अगर आप सीबीएसई, आईसीएसई, नीट, एसएससी, यूपीएससी, एनटीएससी, एनडीए या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, बिल्कुल इजी और मज़ेदार तरीके से, और इससे आपको ये टॉपिक हमेशा याद रहेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में आपके लिए इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस भी दी गई हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता क्या है? ये इफ़ेक्ट होता है किसी अनयूजुअल, अनडिज़ायरेबल, अनयूज़फुल चेंज का हमारे सराउंडिंग में, और इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, हमारे जो आसपास के प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स पे। पॉल्यूशन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड पॉल्यूटस से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है मेक अनक्लीन। पॉल्यूशन हार्मफुल सब्सटेंसेस से क्रिएट होता है, और ये ह्यूमन बींग्स के वजह से प्रोड्यूस होता है। हम ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है, वी मैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, वोल्केनोज। पहला जो नेचुरल सोर्स है एयर पोल्यूशन का वो है वोल्केनोज। जब वोल्केनोज इरप्ट होती हैं तो इसमें से हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, और इन एयर पोल्यूटेंट्स का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड पर्टिकुलेट्स। तो जब ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इसमें SO2 जैसे गैसेस और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस इसमें से रिलीज होती हैं, और ये एक एडवर्स इफेक्ट डालती है हम पे। वेजिटेशन का डीके होना। जब वेजिटेशन डीके होता है तो माइक्रोबियल एक्शंस की वजह से ऑर्गेनिक मैटर जब डीके होता है तो उसमें से पॉल्यूटेंट रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड जब माइक्रोबियल एक्शन की वजह से ऑर्गेनिक मैटर जब होता है तो उसमें से रिलीज होता है पॉल्यूटेंट, जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। फॉरेस्ट फायर जब जब पूरे जंगलों में, जैसे अमेज़न के जंगलों में अगर आग लग जाती है तो उसमें से पॉइजनस गैसेस निकलती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बर्न होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। फिर आते हैं मैन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। जो मैन के वजह से पॉल्यूटेंट्स हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं मैन मेड सोर्सेज। तो ऑटोमोबाइल जो है वो डीजल और पेट्रोल का यूज़ करता है, और ये पेट्रोल और डीजल फ्यूल की तरह काम करते हैं। तो जब इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीज होता है। उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसी गैसेस निकलती हैं। फिर उसके बाद आता है फैक्ट्रीज। बहुत सारी फैक्ट्रीज हमने लगाई हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस फैक्ट्री से रिलीज होती हैं। फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज होती हैं। देखिए यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इन इंडस्ट्रीज़ के वजह से यहाँ पे कितने ज़्यादा स्मोक और गैसेस निकल रही हैं, तो इसमें SO2 और CO2 ज़रूर शामिल होगा, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा। फिर आगे चलते हैं। एयर पॉल्यूशन गैसियस पॉल्यूटेंट्स के वजह से कॉज होता है, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स और अदर गैसेस पॉल्यूशंस और उनके इफेक्ट्स। सल्फर डाइऑक्साइड जो क्रॉप्स की यील्डिंग होती है उसे डैमेज कर देता है, और ये हमें एक और डैमेज करता है, ये लंग्स को डैमेज करता है। देखिए यहाँ पे ये जो हमारी लंग्स हैं इनको डैमेज करने का कौन रिस्पॉन्सिबल है? सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 की वजह से हमारे लंग्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से जो क्रॉप्स की ग्रोथिंग रेट है ना वो कम हो रही है, और इसके वजह से जो हमारी हमारी आईज़ हैं उसमें इरिटेशन होती है, इसमें जलन टाइप का होता है। अगर आपके आसपास H2S पाया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो आपकी आंखों में जलन होगी। फ्लोराइड डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं वेजिटेशन का, और ये हमारे टीथ और बोन्स को अफेक्ट करते हैं। फिर आगे है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये बहुत सारे प्लांट्स का डेथ का कारण है। बहुत सारे प्लांट्स मर जाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड वहाँ पे उस जगह पे प्रेजेंट होता है। ये कैंसर का कॉज होता है।
नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से कैंसर भी होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन नहीं ले जाने देता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है उसमें O2 होता है, पर जब CO2 हमारे बॉडी में एंटर करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमें ब्लड में जब एंटर कर जाता है तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता है। इसके वजह से हमें बहुत इफ़ेक्ट होता है। फिर उसके बाद टबैको का जो स्मोक होता है वो लंग कैंसर कॉज करता है। फिर है लेड, ये बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है। फिर कॉटन डस्ट क्या होता है? ये कॉटन की वजह से जो डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं कॉटन डस्ट। ये लंग प्रोसेस को प्रोड्यूस करता है, और स्मोक जो पार्टिकल्स है उसे उसके वजह से अस्थमा और लंग डिजीजेस होती हैं। स्मोक वो विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है और ये डेथ कॉज करता है सफोकेशन की वजह से। अगर किसी एरिया में स्मॉग है तो वहाँ पे सफोकेशन की वजह से इंसान मर सकता है। आगे चलते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दो मेन पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में पाए जाते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर में तीन वेज से एंटर करते हैं। पहला है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जब हम लोग फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो NO2 और नाइट्रिक ऑक्साइड ये हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। जब फ्यूल्स बर्न होती हैं तो जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, वो फ्यूल को बर्न करता है, उसके वजह से ये इनका प्रोडक्शन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। फिर तीसरा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके जो है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, जब बिजली गिरी, मान लीजिए बिजली गिरी, बारिश हो रही है, बिजली गिरी, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो ये जब रिएक्ट करते हैं इस डिस्चार्ज की वजह से तो NO2 मिलता है और NO मिलता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के क्या इफेक्ट्स हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वजह से बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे। पहला है कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारी बॉडी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसमें इरिटेशन पैदा करता है। फिर उसके बाद NO2 के कंसंट्रेशन की वजह से सीरियस लंग डिजीज हो सकती हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सीरियस इंजरी करता है वेजिटेशन है कहीं पे, और वहाँ पे अगर NO2 प्रेजेंट है तो उन प्लांट्स के लिए हार्मफुल है ये। सनलाइट में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है हाइड्रोकार्बन्स को फोटोकेमिकल स्मॉग में कन्वर्ट कर देता है। फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से हमारे आई इरिटेशन होता है, अस्थमा अटैक्स आते हैं और नेज़ल और थ्रोट इन्फेक्शन हो सकते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के हार्मफुल इफेक्ट्स। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की वजह से हमें हेडेक, वॉमिटिंग और डेथ भी हो सकता है। ये वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करता है और ये स्मॉग और फॉग के साथ मिक्स होके स्मॉग का निर्माण करता है। आगे चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स की वजह से फॉर्म होता है। ये जो इनकम्प्लीट कंबशन है फ्यूल्स का, वो घर, फैक्ट्रीज और ऑटोमोबाइल्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक हाईली पॉइजनस गैस है। जब इसे इनहेल करा जाता है तो ये लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होने लगता है। ये फिर हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है। कंट्रोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन। कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे कंट्रोल किया जाए? कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन को अगर कंट्रोल करना है तो कुछ वेज हैं। पहले तो हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन से इलेक्ट्रिक पावर्ड कार्स में मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फ्यूल्स की यूज़ करने की जगह CNG और LPG का यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे CNG जो है वो भी थोड़ा होता है पर उतना हार्मफुल नहीं होता है। फिर आगे चलते हैं।
एसिड रेन यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए सारे प्रेसिपिटेशंस को, रेन, स्नो, फॉग, ड्यू, जो कि एसिडिक होते हैं नॉर्मल वाटर से। नॉर्मल रेन स्लाइटली एसिडिक होती है, क्यों? क्योंकि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बोनिक एसिड, वीक कार्बोनिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। जैसे ये रेन हुई किसी जगह पे, तो यहाँ पे रेन होने की वजह से यहाँ पे CO2 प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर में, तो इस CO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वीक कार्बोनिक H2CO3 बनाएगा। ठीक है। एसिड रेन का कॉम्पोजिशन, एसिड रेन जो है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में बनता है। अब पढ़ते हैं एसिड रेन के कॉजेस। देख, हमारे आसपास जो फॉसिल फ्यूल्स प्रेजेंट हैं उसमें नाइट्रोजन, सल्फर जैसे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, और जब इनको बर्न किया जाता है, जब इसको बर्न किया जाता है तो इसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ SO2 और बाकी चीज़ें निकलती हैं और एटमॉस्फेयर में जाके रिलीज़ हो जाती हैं। ये जब रिलीज़ होती हैं तो रेन के टाइम पे देखिए, यहाँ पे जब रेन होता है ये यहाँ पे NO2 और SO2 ऊपर गए क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल से बर्न होने से निकले। जब ये ऊपर गए एटमॉस्फेयर में तो रेन हुआ। रेन होने की वजह से ये एज अ एसिड गिरे नीचे, इसी का नाम दिया गया एसिड रेन। यहाँ पे रेन हुआ तो रेन की वजह से ये एसिड्स नीचे आए और इसको नाम दे दिया गया एसिड रेन। फिर आगे चलते हैं। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थंडर और लाइटनिंग के प्रेजेंस में कंबाइन करते हैं और इसके वजह से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कोयला का कंबशन सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड को फॉर्म करता है। पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है सल्फर डाइऑक्साइड कंबशन के टाइम। कुछ सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स हैं सल्फर के, जैसे केमिकल प्लांट्स, मेटालिक प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड कॉपर, लेड, जिंक, स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज। एसिड रेन के इम्पैक्ट, एसिड रेन सॉइल की केमिस्ट्री को अफेक्ट करता है। कैल्शियम और पोटेशियम जैसे जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, एसिड रेन की वजह से ये सब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। इसके वजह से फर्टिलिटी लॉस हो जाती है और फिर ये अल्टीमेटली फॉरेस्ट को डैमेज करता है। एसिड रेन की वजह से न्यूट्रिशंस का लॉस होता है और इसके वजह से लीव्स और प्लांट्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। एसिड रेन का इलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। ये वाटर बॉडीज को इफेक्ट करता है। जो वाटर ऑफ लेक्स एंड रिवर्स हैं, जो रिवर्स और लेक्स में जो वाटर हैं वो एसिडिक हो जाते हैं एसिड रेन की वजह से, और ये एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करता है। एसिड रेन की वजह से मेटल्स का कोरोजन हो जाता है। एसिड रेन की वजह से ह्यूमंस पे भी इम्पैक्ट करता है। देखिए यहाँ पे ये पहले का ताजमहल है और ये बाद का ताजमहल है। पहले ताजमहल एकदम वाइट मार्बल हुआ करता था, पर अभी के टाइम ये येलो हो रहा है क्योंकि एसिड रेन हो रहा है। एसिड रेन की वजह से ये येलो हो रहा है। एसिड रेन को रेड्यूस करने के लिए हम लोग को सल्फर और नाइट्रोजन जैसे जो ऑक्साइड्स हैं उनका एमिशन कम करना होगा, और इसको कम करने के लिए हमें कोयला का यूज़ कम करना है। हम लोग स्क्रबर का यूज़ कर सकते हैं। ये डिवाइस है जो कि गैसेस पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज करना, क्योंकि हीट ट्रैप हो चुकी है ग्रीन हाउसेस गैस के द्वारा, उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हीटिंग ऑफ अर्थ का हीट होना, क्योंकि सोलर रेडिएशन ट्रैप हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के चलते एटमॉस्फेयर में, इसे नाम दिया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है ग्लास के स्ट्रक्चर से, जिसे कहा जाता है ग्रीन हाउसेस।
और ये यूज़ किए जाते हैं ग्रीन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कोल्डर रीजन ऑफ द अर्थ। जैसे कश्मीर रीजन्स में, जो लद्दाख वाले रीजन्स हैं, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो वो ठंड में प्लांट कैसे ग्रो करेंगे, कैसे वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे, तो इसलिए ये लोग ग्रीन हाउस जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं और प्लांट्स को ग्रो करते हैं। आपने कहीं देखा होगा, कोई वीडियो में देखा होगा कि कश्मीर में या फिर कहीं लद्दाख के साइड ब्रोकली उगाने के लिए ग्रीन हाउस जैसा एक बनाया जाता है और उसके अंदर ब्रोकली उगाई जाती है। ग्रीन हाउस गैसेज: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्सेट्रा, ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। फिर आगे चलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज के सोर्सेज। जो मेजर सोर्स है ग्रीन हाउस गैसेज का है, वो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जब कोयला को बर्न किया जाता है या फिर नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जैसे चीज़ों का जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इंडस्ट्रीज में जब लाइम और का मैन्युफैक्चर होता है, लाइम का मैन्युफैक्चर होता है तो CO2 रिलीज होता है। बायोलॉजिकल डीके ऑफ प्लांट, जब प्लांट्स बायोलॉजिकली डीके कर जाती हैं कहीं पे, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जब हम ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स रेस्पायर करते हैं तो हम CO2 रिलीज करते हैं। वाटर वेपर, जो वाटर वेपर है वो मेन सोर्स है। वाटर वेपर कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? इसका मेन सोर्स है हाइड्रोकार्बन्स। इसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन जब बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस, गैसोलीन जैसे फ्यूल्स का जब कंबशन होता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर या पावर प्लांट्स के अंदर, तो हाई टेम्परेचर की वजह से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का प्रोडक्शन होता है। फिर मीथेन, मीथेन को गोबर गैस कहा जाता है और ये लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होता है जब एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है किसी ऑर्गेनिक मैटर का। फिर आगे चलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की मैकेनिज्म क्या है? सनलाइट जो है, सनलाइट जो है वो, उसमें 3 रेडिएशंस होती है। एक होता है अल्ट्रावायलेट, दूसरा होता है इंफ्रारेड और तीसरा होता है विजिबल रेडिएशन। सनलाइट जैसे कि एटमॉस्फेयर से पास करती है तो यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है। ओजोन जो प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ओजोन प्रेजेंट होता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेजेस को। जो IR यानी कि इंफ्रारेड है वो रेडिएशन को 30% तक पहुंचने देता है और बाकी वापस लौट जाता है, और इसके वजह से हमारी सरफेस हीट करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या एडवांटेजेस हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ को इवॉल्व करने में। बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के हमारी जो अर्थ रहती वो बिल्कुल ठंडी हो जाती, और ग्रीन हाउस बहुत ही नेसेसरी है वाटर का इवेपोरेशन करने के लिए, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करने के लिए और रेन को कराने के लिए। फिर ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स, सी लेवल में राइज, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ग्लेशियर्स और पोलर आइस जो है चीज़ें हैं ये सब मेल्ट हो रही हैं और इसके वजह से जो सी लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो वाटर है वो वाटर बॉडीज से इवेपोरेट हो रही है और इसके वजह से जो बहुत ज़्यादा वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहा है। वाटर वेपर की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट में इफेक्ट डालता है, तो ग्लोबल वार्मिंग इसके वजह से इंक्रीज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से रेन पैटर्न और जो क्रॉप जोन्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। एक समय आएगा कि इंडिया में जो रेन पैटर्न है वो डिफरेंट हो जाएगी। हमारी जो अर्थ है उसमें जो एक समय आएगा कि अगर ऐसा ही ग्लोबल वार्मिंग चलता रहा तो हर कंट्री के, हर कॉन्टिनेंट के जगहों में कुछ कुछ इफेक्ट पड़ेगा। रेन पैटर्न में चेंज होगा, क्रॉप्स जो हैं वो अलग अलग ग्रो करने लगेंगे। फिर आगे चलते हैं, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा
जो वाइल्ड लाइफ है वो डाई करने लगेगी और इससे बहुत बड़ा हार्म करेगा हमारी अर्थ पे। वेज ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के क्या क्या तरीके हैं? तो इन तरीकों को अगर अपनाया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस किया जा सकता है। तो हमें सबसे पहले तो ऑटोमोबाइल्स का जो यूज़ है उसे कम करना होगा। हम लोग बाइसाइकिल्स का यूज़ कर सकते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं या फिर कार पूलिंग कर सकते हैं, जिसके वजह से ऑटोमोबाइल्स का जो यूज़ है वो कम किया जा सकता है और इसके वजह से एट लास्ट ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा। प्लांट जो है, अगर हम लोग प्लांट्स को ज़्यादा ग्रो करने लगें तो हमारा अर्थ ग्रीन कवर हो जाएगा और उससे जो है हर तरफ हरियाली हो जाएगी और इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा। हमें ड्राई लीव्स वुड जैसी चीज़ों का ठंडियों में बर्न नहीं करना चाहिए और गर्मियों में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ाने का एक तरीका है, तो इसको कम करना चाहिए। हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। आगे ओजोन ओजोन एक लाइट ब्लूइश गैस है जो कि अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। हमारे जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है उसमें जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके अंदर ओजोन पाया जाता है। ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन की वजह से फॉर्म होती हैं। ओजोन का क्या क्या फंक्शन है एटमॉस्फेयर में? ओजोन जो है वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है एटमॉस्फेयर में। ओजोन हार्मफुल यूवी रेजेस को एब्जॉर्ब करता है जो सन से आ रही हैं और इसके वजह से अर्थ तक ये रीच नहीं कर पाते हैं और इसलिए हमारी जो लाइफ है अर्थ पे वो बची हुई है हार्मफुल इफेक्ट से। वरना अगर यूवी रेजेस हमारे अर्थ तक पहुंच जाए तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है और बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। फिर ओजोन लेयर का डिप्लीशन। ओजोन की जो क्वांटिटी है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन है उसका जब क्वांटिटी उसकी कम हो जाती है, ओजोन जब कम होने लगा है तो इसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है। जब एटमॉस्फेयर का जो अपर लेयर है ओजोन का वो डिप्लीट हो जाए तो उसे कहते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन, जिसके वजह से ओजोन होल क्रिएट हो जाता है। 1980 की बात है, साइंटिस्ट ने खोज किया कि जो ओजोन होल है वो अंटार्कटिका के ऊपर बन गया है। जब 1980 में एक साइंटिस्ट गए और उन्होंने जब रिसर्च की तो पता चला कि यहाँ पे ब्लैक होल है, अंटार्कटिका के ऊपर ब्लैक होल सॉरी ओजोन होल है। फिर एक इक्विलिब्रियम सेट किया गया कि हमें गोल सेट किया गया कि हमें जो है ओजोन की डिस्ट्रक्शन को रोकना है, वरना बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमने कई कदम उठाए और उसके बाद अभी जो है ओजोन जो लेयर डिप्लीट हुई थी अभी वो सही है। अब लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि फिर से डिप्लीशन हो, क्योंकि अभी भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। फिर आगे चलते हैं केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का एक्सेसिव यूज करें तो इसके वजह से ओजोन लेयर डिस्ट्रक्ट होगा। जो हमारे CFCs हैं जो कि ACs में और फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स में यूज हो रहे हैं, इनके वजह से जो है ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर आगे है कि नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। फिर आगे केमिकल्स यूज इंडस्ट्रीज। जो केमिकल्स इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं जैसे कि मिथाइल क्लोराइड जैसी गैसेस, CCl4 जैसी गैसेस यूज करके ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो सकता है। फिर आगे चलते हैं केमिकल रिएक्शंस इन द चैप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोग याद करेंगे। केमिकल रिएक्शंस, तो पहला केमिकल रिएक्शन है सल्फर और सल्फर कंपाउंड्स के। तो जब सल्फर का कंबशन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है बैक्टीरिया के थ्रू तो SO2 रिलीज होता है। तो देखिए जब हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन में रिएक्ट करता है तो ये वाटर प्लस SO2 को रिलीज करता है। स्मेल्टिंग ऑफ मेटालिक सल्फाइड्स। जब मेटालिक सल्फाइड्स का स्मेल्टिंग होता है तो उसके वजह से
जो SO2 है वो प्रोड्यूस होता है। देखिए यहाँ पे जब ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 को फॉर्म करेगा। जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो H2SO3 यानी कि एसिड फॉर्म करता है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो SO3 का यूज आता है। इसमें वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स कैटलिस्ट की तरह काम आते हैं। फिर जब वाटर SO3 के साथ रिएक्ट करता है तो H2SO4 का निर्माण करता है। ये देखिए कोयला माइन है, यहाँ पे कोयला की माइनिंग होती है और यहीं से कोयला एक्सट्रैक्ट होता है। फिर आगे नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हाई टेम्परेचर पे होता है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं नेचुरली तो इन्हें नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर आगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO2 प्लस HNO3 फॉर्म करता है। फिर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन एयर में, तो जब वाटर और NO2 और O2 कंबाइन करते हैं तो HNO3 का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन कंपाउंड्स एंड कंबशन। कंबशन ऑफ कोयला, जब कोयला को जलाया जाता है तो उसमें से CO2 रिलीज होता है। जब मीथेन का कंबशन होता है नेचुरल गैस का, जब मीथेन का कंबशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 रिलीज होता है। जब क्विकलाइन का फॉर्मेशन होता है, मैन्युफैक्चर होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। शुगर का जब फर्मेंटेशन होता है तो CO2 रिलीज होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं हम, जब सांस लेते हैं रेस्पिरेशन होती है उसकी वजह से, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होता है, उसकी वजह से CO2 रिलीज होती है। जब कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 मिलता है हमें। फिर आगे फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन का फॉर्मेशन और उसका ब्रेकडाउन। ओजोन जो है वो जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन जब नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो O3 का फॉर्मेशन करती है। और इसमें जो UV लाइट है वो इस रिएक्शन को अंजाम देती है। फिर आगे ओजोन का ब्रेकडाउन स्ट्रेटोस्फेयर में, जब O3 को UV लाइट की वजह से O2 और इसमें ब्रेक नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक होता है, इसी का ब्रेकडाउन। CFC के वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है, हमने पहले पढ़ा। तो CFC UV लाइट के वजह से Cl में ब्रेक करता है, फिर Cl ओजोन के साथ रिएक्ट करके ClO प्लस O2 फॉर्म करता है और इसके वजह से ऑक्सीजन जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट कर जाती है। थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक्स वेरी मच।